नेशनल पार्क या उद्यान की बात करें हम लोग, इसमें बहुत सारे पार्क हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, हमेशा प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात किया जाए, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे चल के इकोलॉजी में। हमेशा ध्यान दो इस बात को, इकोलॉजी में हम इसका अध्ययन करेंगे कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कहाँ हैं, उस नेशनल पार्क की विशेषता क्या है, किस तरह की स्पेसीज वहां पाई जाती है। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। तो इन सारी चीजों का अध्ययन चल के हम लोग करेंगे इकोलॉजी में हमेशा। और वहां से यूपीएससी में 2 से 3 प्रश्न विशेष रूप से नेशनल पार्क से पूछे जाते हैं। या तो स्पेसीज, या तो किन नदियों के बेसिन में, या तो कौन सी नदी यहां से गुजरती है, किस जिले में स्थित है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, इसलिए जो टॉपिक है आपका 1, उसमें शेष बात हम लोग अध्ययन करेंगे इकोलॉजी में। ध्यान देना इस बात को। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद आपका बचा है रिसोर्स। रिसोर्स का जब हम अध्ययन करेंगे, संसाधन का जब अध्ययन करेंगे हम लोग, तो विशेष रूप से फैक्चुअल चीजें कि संसाधन कहां कहां पाए जाते हैं, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स 4-5 पेज का, कोयला कहां पाया जाता, लोहा कहां पाया जाता, ये उद्योग कहां पाए जाते हैं एक विशेष क्षेत्र में, इसका नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद हम सीधे आएंगे एनसीईआरटी 6th, 7th और 8th क्लास की मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आपको, जो है आपका देश और उसके निवासी। उसकी क्लास हार्डली 3 या 4 क्लास में एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी आपकी, जो लिखा है देश और उसके निवासी। कई बार वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। उसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे मैप पर। मैप की क्लास 7-8 क्लास से 10 क्लास लेंगे हम लोग मैप का, और पूरी दुनिया के मैप की बात करेंगे हम लोग। जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, ये महासागर है, कौन कौन से देश स्थित है, ये रेखा कहां से गुजरती है, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं। ध्यान देने इस बात को, कृषि। हम कृषि की बात करें, एग्रीकल्चर की बात की जाए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारतीय कृषि की विशेषता और समस्या क्या है। भारतीय हम कृषि की विशेषता की बात करें, द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्या इसका कैरेक्टर है। एक बात ध्यान देना इस बात को, पहली चीज, इंडिया में जो कृषि होती है जीवन निर्वाह प्रकृति है। जीवन निर्वाह प्रकृति इसकी पहली विशेषता है। इसका अर्थ यही है, भारत में जो कृषि होती है जीविका के लिए होती है, अर्थात भारत में कृषि जीविका के लिए होती है। हमेशा ध्यान दो, जीविका का मतलब है केवल खाने पीने के लिए, मेरी आजीविका चल जाए।
बेशक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और कावेरी नदी के डेल्टा की बात करें, यहां कृषि का विकास बाजार उन्मुख हुआ है। यह कहा जाए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा कावेरी दोआब में कृषि बाजार उन्मुख है। कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कावेरी नदी के दोआब में जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बाजार उन्मुख है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, पहली चीज। दूसरी चीज कहा जाए कि भारतीय कृषि में खाद्यान्न की प्रधानता है। खाद्यान्न की हम प्रधानता की बात करें, खाद्यान्न की प्रधानता का अर्थ है कि भारत में जो भी खेती होती है खाद्यान्न के उत्पादन के लिए होती है। इसका अर्थ यह है व्यापारिक फसलों की खेती कम की जाती है। ये खाद्यान्न की प्रधानता की हम बात करें, सबसे बड़ी चीज तो ये है। हम तीसरी चीज बात करें, सबसे बड़ी चीज ये कि इंडिया में क्या होता है, मिश्रित खेती होती है। मिक्स्ड हम क्रॉपिंग की बात करें, जहां एक साथ कई फसलें बोई जाती हैं। हमेशा मिक्स्ड एग्रीकल्चर में अलग चीज है और मिक्स्ड क्रॉपिंग में अलग चीज है। जैसे ये कहा जाए मिश्रित कृषि, तो मिश्रित कृषि में हमेशा ध्यान दो फसल प्लस पशुपालन दोनों की बात की जाती है। और मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करें, इसमें होता क्या है, एक साथ कई प्रजाति की फसलों को बोया जाता है। फसलों की प्रजाति को बोया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम गेहूं के खेत में सरसों बो देते, मटर बो देते, ये आपने देखा होगा। ये मिक्स्ड क्रॉपिंग है। ये तो मिश्रित क्रॉपिंग, मिश्रित फसल का मतलब होता है एक साथ कई फसलों की बुआई। एक विशेष एरिया में गेहूं के साथ हमने उड़द बो दिया, सारी सरसों बो दिया, हमने तिल बो दिया, या गेहूं के साथ जौ बो दिया। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसे कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। और मिक्स्ड एग्रीकल्चर का मतलब यह होता है फसल प्लस हम पशुपालन की बात करें। एक सबसे बड़ी चीज तो यह है। तीसरी चीज देखा जाए, पारंपरिक तकनीक की बात की जाती है। जो इसकी विशेषता है, हमेशा ध्यान दो, नंबर 4, पारंपरिक तकनीक की बात की जाती है। ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी है उसकी बात की जाती है। वहीं बैल से खेतों की जुताई, आधुनिक तकनीक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसका मतलब यह है पारंपरिक तकनीक का प्रयोग आज भी होता है, मतलब आधुनिक तकनीकों का प्रयोग बहुत कम होता है। अगला ध्यान दो इस बात को, श्रम गहन कृषि की बात की जाती है। श्रम गहन कृषि की बात करें, इसका मतलब यही है
लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात करें, इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ जो कृषि है उसमें श्रम का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। कृषि कार्य में मानवीय श्रम का अधिक उपयोग की बात करें हम लोग, ये हमेशा ध्यान दो इस बात को। अगली चीज देखो आप, हमारे जो कृषि है वर्षा आधारित कृषि है। वर्षा आधारित कृषि का मतलब क्या होता है कि सिंचाई खेती से होती है, वर्षा से होती है, अर्थात सिंचाई वर्षा से होती है। भारत में एक बड़ा सा एरिया ऐसा है जो वर्षा आधारित है। अगले ध्यान से सुनो इस बात को। सबसे बड़ी चीज तो ये है, फिर एक पर कि इंडिया में क्या हो रहा है। कृषि की हम विशेषता की बात करें, जनसंख्या का दबाव ज्यादा है कृषि पर। जनसंख्या का दबाव ज्यादा, एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन का इतना ज्यादा प्रेशर है, जनसंख्या का इतना ज्यादा दबाव है कृषि पर, जनसंख्या का दबाव ज्यादा है। ध्यान से सुनो इस बात को। परिणाम क्या होता है कि प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम, परिणामतः व्यक्ति उत्पादकता कम। यह भारतीय कृषि की विशेषता है। लेकिन भारतीय कृषि के सामने कुछ समस्याएं भी हैं। समस्या क्या है? सबसे बड़ी हम समस्या की बात करें, हमेशा ध्यान देना इस बात को कि भारतीय कृषि की समस्या क्या है। भारतीय कृषि की समस्या हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो आप, यदि भारतीय कृषि की समस्या की यदि बात करें तो पहली समस्या हमारे यहां क्या है देखा जाए। पहली समस्या तो यह है भारत में कि जोत का आकार छोटा है। समस्या है, देखो आकार छोटा, परिणाम तक कृषि यांत्रिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव, जिससे उत्पादकता में गिरावट, हमेशा ध्यान दो इंडिया में जोत का आकार छोटा है। चूंकि जोत का आकार छोटा है, परिणामतः कृषि यंत्रीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उत्पादकता में गिरावट। रीजन यही है कि जोत का आकार छोटा होगा तो न तो सिंचाई की सुविधा का विस्तार हो पाएगा, हमेशा न तो सिंचाई की सुविधा का विस्तार हो पाएगा, और न तो कृषि यंत्रीकरण को प्रमोशन मिलेगा। मान लिया जाए आपके पास केवल हाफ एकड़ जमीन है, तो नलकूप कहां लगाओगे और क्यों लगाओगे? आपको यह लगेगा कि यार एक छोटे से कोने में
सब्जी बोले, कुछ फसल बोले, और घर के हैंडपंप से सिंचाई कर लें। आप नलकूप की बात तो करोगे ही नहीं। पहली चीज देखो आप। हम दूसरी चीज बात करें, निम्न उत्पादकता है। निम्न उत्पादकता। दूसरी, इसका कारण क्या है? पहला कारण यह है, जोत का आकार छोटा होना। दूसरी चीज, वैज्ञानिक विधि से कृषि कार्य न होना। तीसरी चीज बात करें हम लोग, लो प्रोडक्टिविटी है। वैज्ञानिक विधि से कृषि कार्य न होना। हमेशा ध्यान दो इस बात को। पूरी बात ध्यान से समझो इस बात को। जोत का आकार छोटा होना। दूसरी चीज, वैज्ञानिक विधि से कृषि कार्य न होना हमेशा। तीसरी चीज, कृषि यंत्रीकरण का अभाव। हम चौथी चीज बात करें, कृषि का न होना। चौथी चीज देखा जाए, कृषि केवल आजीविका के लिए। हम चौथी चीज बात करें कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव। और चौथी चीज, किसानों की गरीबी के कारण कृषि में निवेश में कमी। पांचवा जो रीजन है, देखो आप, जो रीजन है कि अधिक उत्पादन देने वाले बीज तक सभी की पहुंच कठिन। समानता ये रीजन है जिसे ये कहा जाता है कि इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी है, निम्न उत्पादकता है। कारण ये है जोत का आकार छोटा होना। दूसरी बात, वैज्ञानिक विधि से कृषि कार्य न होना। तीसरी चीज, कृषि यंत्रीकरण का अभाव। चौथी बात, कृषि का व्यवसायीकरण न होना। पांचवी चीज, कृषि केवल आजीविका के लिए। जिस आज भी नॉर्थ इंडिया में यह सोच है कि कृषि के लिए कृषि से केवल आजीविका चल जाए, अपनी भूख मिट जाए। सिंचाई सुविधाओं का अभाव है, किसान गरीब हैं, कृषि में निवेश कर नहीं पाते, और अधिक उत्पादन देने वाले की बीजों तक। पहली चीज। और एक बड़ा सा रीजन ये है, अनुसंधान एवं विकास की कमी। अनुसंधान एवं विकास की कमी एक बड़ा सा रीजन सोचो आप। ध्यान से समझो इस बात को। ध्यान
ध्यान से सुनिए इस बात को। निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? ये रीजन है लो प्रोडक्टिविटी के हमेशा। और हम इंडिया की बात करें, तीसरी जो समस्या है कृषि कार्य की निम्न प्रतिष्ठा। देखो आप, कृषि नंबर 3, समाज में कृषि कार्य की निम्न प्रतिष्ठा मतलब आज भी नॉर्थ इंडिया में, विशेषकर पूरे भारत में, जो खेती करता है माना जाता है वो क्वालिफाइड नहीं है। यदि आपने पढ़ लिख कर खेती करते तो लोग कहते हैं कि आपका पढ़ना लिखना पूरा बेकार हो गया, ऐसा माना जाता है गांव के लोग। आप खेती करते तो शायद आपका विवाह भी ना हो, ये सोच है हमेशा। तो कृषि कार्य की निम्न प्रतिष्ठा है। सिंपल चीजें निम्न प्रतिष्ठा क्यों? तो एक चीज सोचो जरा, पहले तुम बात करेंगे निम्न प्रतिष्ठा का अर्थ। इसका अर्थ ये है कृषि कार्य को महत्व नहीं दिया जाता है, इसका अर्थ है। और कृषि कार्य में शामिल श्रमिकों को अदक्ष, कि वो दक्ष है ही नहीं। प्रश्न ये उठा, निम्न प्रतिष्ठा क्यों? समाज में कृषि कार्य की निम्न प्रतिष्ठा क्यों? आखिर इतनी ज्यादा प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलती है? देखो आप, कारण क्या है? प्रेजेंट डे में कारण यह है कि भारतीय समाज में कृषि अयोग्य लोगों का कार्य माना जाता था। कृषि अयोग्य पूरी बात ध्यान दो। मैंने क्या कहा? भारत में कृषि कार्य को प्रतिष्ठा मिला ही नहीं। लो प्रतिष्ठा क्यों है? क्योंकि भारतीय समाज में कृषि अयोग्य लोगों का कार्य माना जाता है हमेशा। इसके लिए शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है हमेशा। दूसरी चीज देखो, एक रीजन क्या चीज है हमेशा कि जो खेती कर रहा है वो अयोग्य है, हमेशा अयोग्य। और इंडिया में क्या हो रहा है कि मेंटल वर्क को महत्व ज्यादा दिया जाता है, न कि फिजिकल वर्क को। भारतीय समाज में क्या होता है, शारीरिक श्रम को महत्व कम दिया जाता है और कृषि कार्य में शारीरिक श्रम की आवश्यकता ज्यादा होती है। भारत में शारीरिक श्रम को महत्व कम दिया जाता है, को प्रतिष्ठा कम मिलती है। प्रतिष्ठा कम प्राप्त होती है। कृषि में शारीरिक हम श्रम की आवश्यकता होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। शारीरिक श्रम को सामाजिक प्रतिष्ठा कम प्राप्त होती है। कृषि में शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है।
अब सोचो आप, जब शारीरिक श्रम को महत्व तो कम मिलेगा और कृषि कार्य में शारीरिक श्रम की आवश्यकता ज्यादा होगी, तो स्वाभाविक है कृषि कार्य को महत्व नहीं दिया जाएगा। हमेशा हम तीसरी चीज बात करें, एक बड़ा सा रीजन यही है एग्रीकल्चर के साथ कि आजकल जो कृषि है वो केवल जीविका का साधन बन चुका है। कृषि केवल आजीविका का हमेशा ध्यान दो, आज के युग में जो कृषि है केवल आजीविका का साधन बन चुका है। मतलब इससे क्या होता है, एक बेहतर जीवन नहीं जिया जा सकता, और जिससे बेहतर जीवन नहीं जिया जा सकता उसे समाज प्रतिष्ठा नहीं देता है। हमारे जैसे मैंने कहा, डॉक्टर इंजीनियर को सम्मान ज्यादा मिलता है, एक कृषक को सम्मान कम मिलता है। इसे हर कृषक भी चाहता है कि उसका बेटा किसान न बने, चाहे वह शहर में जाकर 5,000 रुपये महीने कमाए। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज तो यही है, 5,000 रुपये बाहर कमाए मंजूर है, पर किसान नहीं बनेगा। हमेशा एक समस्या आई है। अगली चीज देखो आप, भंडारण और विपणन सुविधाओं का अभाव। देखो आप, अगली जो समस्या है नंबर 4, भंडारण एवं विपणन ये ज्यादातर बातें हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। स्टोरेज और विपणन व्यवस्था, मार्केटिंग की व्यवस्था अच्छी है ही नहीं। हम नंबर 5 की बात करें, जो एक समस्या के रूप में उभर रही है भारतीय कृषि के सामने, देखा जाए किसानों में गरीबी और ऋणग्रस्तता। गरीबी एवं ऋणग्रस्तता। और हम नंबर 6 की बात करें, मृदा अपरदन एक बड़ी समस्या है। अब सोचो, जब किसान गरीब होगा तो निवेश कहां से करेगा? समानता क्या करता है, वो सुसाइड कर लेता है यदि वो ऋणग्रस्त होगा तो। और मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन के कारण क्या करता है, वह मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो जाती है। और जब मिट्टी की उर्वरता समाप्त हो गई तो स्वाभाविक है वो क्या करेगा, देखा जाए तो मृदा अपरदन की बातें, उत्पादन उत्पादकता दोनों गिर जाएगी मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने से। एक सबसे बड़ी समस्या है। यदि हम देखें सबसे बड़ी चीज कि इंडिया में जो उर्वरक का उपयोग हो रहा है, प्रति केजी उर्वरक का जो उपयोग की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा कहां हो रहा है उर्वरक का उपयोग? हमेशा ध्यान देने इस बात को, भारतीय कृषि में यदि उर्वरक के उपयोग की बात की जाए, भारत में उर्वरक का उपयोग, भारत में उर्वरक का उपयोग यदि देखें प्रति हेक्टेयर, प्रति केजी, या प्रति केजी हम प्रति हेक्टेयर की बात करें, यदि मैप बना लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमेशा ध्यान देना इस बात को।
अब सोचो जरा, ये आपका पंजाब एरिया है, ये आपका हरियाणा है। हमेशा ये पंजाब है और ये आपका हरियाणा है। सबसे ज्यादा उर्वरक का उपयोग यहां होता है। प्रति हेक्टेयर लगभग 120 से लेकर 160 केजी। सॉरी, थोड़ा सा हमने बोल दिया, ध्यान सुनो इस बात को। देखो, आप पंजाब की बात करें, इसको 60 केजी प्रति हेक्टेयर से ज्यादा। ये हरियाणा में भी और पंजाब में भी हो रहा है। तो सबसे ज्यादा उर्वरक का उपयोग पंजाब और हरियाणा में होता है। हम दूसरी चीज देखो, आप ये पूरा आपका यूपी है। देखो आप, ये पूरा आपका उत्तराखंड मान लिया जाए। एग्जैक्ट बन नहीं पा रहा मैप, ध्यान सुनो इस बात को थोड़ा सा। देखो आप, ये भी उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जो उपयोग होता है 120 से लेकर 160 केजी प्रति हेक्टेयर। सेम जो एक यूपी में भी सेम ऐसा ही होता है हमेशा। आंध्रा में हम वेस्ट बंगाल की बात करें, ये आपका पूरा वेस्ट बंगाल है। ये देखो आप, वेस्ट बंगाल, यहां भी 120 से लेकर 160 केजी पर हेक्टेयर। ये आपका आंध्रा है। आंध्र प्रदेश में भी लगभग 120 से लेकर 160 केजी। और यह आपका मणिपुर है। केजी प्रति हेक्टेयर। यदि उर्वरक के नजरिए से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उर्वरक का जो उपयोग हो रहा है, कंजम्पशन की बात करें, सबसे कम हिमाचल प्रदेश में होता है और अरुणाचल प्रदेश में होता है। ध्यान दो, सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में 160 केजी प्रति हेक्टेयर से ज्यादा। उत्तराखंड में 120 से लेकर 60 केजी प्रति हेक्टेयर। यूपी में सेम स्थिति है। वेस्ट बंगाल में, आंध्रा में, मणिपुर में। ध्यान दो, यह पूछा जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा उर्वरक उपयोग हो रहा है और सबसे जो कम है उपयोग है, एक हिमाचल प्रदेश है, एक अरुणाचल प्रदेश है। हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में होता है उर्वरक का उपयोग। सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में होता है और पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। रीजन क्या है? यहां हरित क्रांति सफल हो गई। देखा, वो भी यूपी की यदि बात करें तो पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा होता है। पूर्वी यूपी में उर्वरक का उपयोग कम होने लगता है हमेशा। जैसे इसे नोट कर लो आप। बात करते हैं हमेशा ध्यान देना इस बात को। पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि यहां हरित क्रांति सफल रही और दूसरी चीज देखा जाए, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होने के साथ साथ भू जोत का आकार बढ़ा है हमेशा। तो यह कहा जाता है ध्यान से समझो इस बात को। कहा यह जाता है
पंजाब हरियाणा में उर्वरक का उपभोग ज्यादा, इसके पीछे कारण क्या है? हरित क्रांति सफल। दूसरा जो रीजन है, जोत का आकार बड़ा तथा कृषि यंत्रीकरण। तीसरी चीज देखा जाए, सिंचाई सुविधा का विस्तार। और चौथी चीज, यहां जो कृषि है बाजार उन्मुख है। अच्छा, जहां हरित क्रांति सफल हुई, जहां सिंचाई सुविधाओं का विस्तार ज्यादा है, जोत का आकार बड़ा है, कृषि यंत्रीकरण को प्रमोशन मिला, तो लोग क्या करें? एक चीज सोचो, खुद ही सोचो आप। जोत का आकार बड़ा है, सिंचाई की सुविधा अच्छी है, तब निवेश करेंगे। निवेश क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे पता है उत्पादन होगा तो मुझे लाभ ज्यादा मिलेगा हमेशा। तो जोत का आकार जो है बड़ा, तो कृषि यंत्रीकरण की बात की जाए, सिंचाई सुविधा का विस्तार ज्यादा हुआ है। जो कावेरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां भी यही हाल है। इसलिए ये कहा जाए, कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में भी उर्वरक का उपभोग ज्यादा हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि कावेरी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां भी हरित क्रांति सफल हो गई। और कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में क्या हुआ? सेम कंडीशन है। कावेरी के डेल्टाई क्षेत्र में क्या हुआ कि जो कृषि कार्य होता है वो बाजार उन्मुख होता है, सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार ज्यादा है कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में। तो इंडिया में पंजाब हरियाणा प्लस कावेरी का डेल्टाई क्षेत्र। यदि हम यूपी की बात करें, हम यूपी की बात करें, सोचो आप, जैसे यदि यूपी की बात की जाए तो यूपी की कंडीशन इस तरह है। मान लिया जाए ये यूपी है, मान लो ये पूरा आपका उत्तराखंड है। ध्यान सुने इस बात को, ये आपका उत्तराखंड है। ये जो एरिया है आपका पश्चिमी यूपी, समझ वाली बात है। देखो आप, हम पूर्वी यूपी की बात करें, यूपी की बात करें, ये पूरा जो आपका बुंदेलखंड एरिया है। अच्छा, पश्चिमी यूपी में क्या होगा? उर्वरक का उपभोग ज्यादा। क्यों? क्योंकि पश्चिमी यूपी में जो कृषि, यहां हरित क्रांति सफल हो गई। पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति सफल रही। क्लियर? दूसरी चीज, यहां जोत का आकार बढ़ा है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। और तीसरी चीज, यहां सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार ज्यादा। हमेशा ध्यान दो, हरित क्रांति, जोत का आकार बढ़ा, हमेशा सिंचाई की सुविधा का विस्तार। अच्छा, ये जो बुंदेलखंड एरिया है, यहां जोत का आकार तो बड़ा है पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। हमेशा ध्यान दो, ये जो बुंदेलखंड है, उर्वरक का उपभोग कम। रीजन क्या है? सिंचाई की सुविधा का विस्तार न हो पाना, सुविधा का अभाव है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और यहां गरीबी ज्यादा है। गरीबी के कारण
कृषि निवेश कम होता है। पूर्वी यूपी में एक अलग रीजन है, यहां जो है जोत का आकार बहुत छोटा है। कम रीजन क्या है? जोत का आकार छोटा तो है ही हमेशा, और दूसरी चीज कृषि आजीविका के लिए होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां कृषि कार्य बाजार उन्मुख होगा, जहां कृषि का व्यवसायीकरण होगा, जहां कृषि का यंत्रीकरण होगा, स्वाभाविक है वहां उर्वरक का उपभोग क्या होगा? ज्यादा होगा। बातें समझ में आ गई? हमेशा ध्यान दो इस बात को। अच्छा, मान लिया जाए जोत का आकार बड़ा है पर सिंचाई सुविधा का विस्तार हो ही नहीं पाया, तो खेतों में उर्वरक का उपयोग कम होगा, क्योंकि उर्वरक का उपयोग करने के लिए भी सिंचाई की सुविधा का विस्तार आवश्यक है। अब बुंदेलखंड तो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यहां तो वर्षा बहुत कम होती है, स्वाभाविक है बुंदेलखंड के एरिया में सिंचाई की सुविधा का विस्तार हो ही नहीं पाया है। यह ध्यान देना इस बात को। क्लियर है? अब सोचो आप, कृषि के निर्धारक कौन है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें हम लोग, कृषि के निर्धारक मतलब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कृषि को निर्धारित करते हैं? कृषि के निर्धारक। उसके पहले एक बात हम लोग कर लें, भारत में जोत का आकार देखो आप, अलग अलग राज्यों में जोत का आकार अलग अलग है पूरी बात। इसके पहले एक बात कर लें हम लोग, भारत में जोत का आकार कहीं जोत का आकार बड़ा है और कहीं जोत का आकार छोटा है। जैसे सबसे ज्यादा राजस्थान में है, प्रति व्यक्ति हम एकड़ की बात करें, हमेशा सबसे ज्यादा राजस्थान में है, लगभग 4.00 सबसे ज्यादा है। दूसरा पंजाब में है, तीसरा आपका देखो गुजरात में, उसके बाद एमपी में है। मध्य प्रदेश की हम बात करें 2.75 एकड़ प्रति व्यक्ति, हरियाणा में 2.45 एकड़ प्रति व्यक्ति, सबसे कम केरल में, यूपी में लगभग 0.72 और बिहार में लगभग 72। सबसे कम केरल में, 0.30। यह जोत का आकार है। राजस्थान में जोत का आकार बड़ा है, फिर भी यहां उर्वरक का उपभोग कम होता है। कारण यही है कि राजस्थान एक शुष्क क्षेत्र है और यहां सिंचाई की सुविधाओं का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया है। एक बात ध्यान देना इस बात को, पंजाब में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार ज्यादा हुआ है। देखो आप, अब हम बात करेंगे कृषि के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। देखो ध्यान से, यदि हम कृषि के निर्धारक की बात करें,
कृषि के हम निर्धारक की बात करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें, तो कौन कौन से कारक हैं जो कृषि को निर्धारित करते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे भौतिक कारक, फिजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या है? फिजिकल डिटर्मिनेंट्स में, भौतिक कारक में सबसे पहले मिट्टी का स्वरूप, मिट्टी की हम प्रकृति की बात करें, स्थलाकृति की बात करें। अब दो चीज, हम स्लोप की बात करें, स्लोप हम ढाल की, आर्द्रता की बात की जाए, तापमान की बात की जाए, हिम की बात की जाए। हमेशा मिट्टी का नेचर क्या है? मतलब काली मिट्टी है या दोमट मिट्टी है या बलुई मिट्टी है या क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी है? कौन सी मिट्टी है? पहली चीज, द नेचर ऑफ सॉइल डिसाइड करता है कि किसकी खेती होगी। काली मिट्टी होगी तो गन्ने और कपास की खेती होगी, दोमट मिट्टी होगी तो चावल की खेती, गेहूं की खेती, गन्ने की खेती होगी। क्ले सॉइल है तो जूट की खेती होगी। जो भी हो, मिट्टी के नेचर, स्थलाकृति का मतलब ही होता है उबड़ खाबड़ जमीन या समतल मैदान। हम लोग बात कर चुके थे, ये जो उबड़ खाबड़ जमीन है या मिट्टी का जमाव कम होता है, परिणामतः मिट्टी की उर्वरता भी कम होगी। ध्यान दो, मैंने ये कहा था कि ये पहाड़ है, मान लो ये पर्वत की घाटी है, पहाड़ों के स्लोप पर मिट्टी की उर्वरता कम होती है तो यहां कृषि कार्य कम होगा। लेकिन घाटियों में क्या होगा, उर्वर मिट्टी ज्यादा जमा हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से मिट्टी बह के आएगी, घाटियों में जमा हो जाएगी। जब घाटियों में जमा हो जाएगी तो स्वाभाविक है क्या होगा, बताओ यहां पे, यदि जमा हो गई तो स्वाभाविक है यहां मिट्टी की उर्वरता ज्यादा होगी, पूरा ह्यूमस यहां जमा हो जाएगा। स्लोप कैसा है, समतल मैदान है कि स्लोप मैदान है, ये ध्यान दो। आर्द्रता कितनी है, तापमान कितना है। जैसे कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके बोने के समय इतना तापमान चाहिए और पकने के समय इतना तापमान चाहिए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। टेम्परेचर, जैसे ट्रॉपिकल जोन में सेब की खेती होती है, पर 1500 मीटर से ऊपर समुद्र तल से जब हम 1500 मीटर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सेब के बागान पाए जाते हैं। और अंगूर उत्पादन की सीमा निर्धारण में तापमान की एक बड़ी भूमिका होती है। हमेशा ध्यान दो, ये सब कुछ मिट्टी की प्रकृति, स्थलाकृति, टोपोग्राफी की बात करें, हम स्लोप की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, टेम्परेचर की बात करें और हिम की बात करें, यह हमेशा ध्यान देना इस बात को। देखो आप, बड़ा रीजन तो ये है, मिट्टी की नेचर ऑफ सॉइल, टोपोग्राफी, स्लोप, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और आइस की बात करें, हिम की बात करें, ये फिजिकल फैक्टर है जो कृषि को निर्धारित करता है। बस क्लियर, ये हमेशा ध्यान देना इस बात को। कुछ बातें लिखते चलो इसमें, जितनी बातें हम लोग, कुछ बातें नोट कर लो आप, लिखो आप। मिट्टी की प्रकृति से फसल की बुआई निर्धारित होती है। दूसरी तरफ स्थलाकृति
अर्थात चट्टान की प्रकृति कैसी है? स्ट्रक्चर, नो प्रकृति स्ट्रक्चर, संरचना कैसी है? लिखो आप। तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी फसलों का एक विशिष्ट शून्य तापमान होता है, स्पेसिफिक जीरो। एक विशिष्ट शून्य तापमान होता है। जिनके नीचे उत्पादन नहीं हो सकता। साथ ही इष्टतम तापमान भी होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर, इष्टतम तापमान भी होता है। तापमान ही अंगूर उत्पादन की सीमा निर्धारण में प्रमुख कारक है। अंगूर उत्पादन की सीमा निर्धारण में प्रमुख कारक है। तथा गन्ना, शुगर केन, गन्ना, जूट, कपास, मिर्च तथा टमाटर जैसी फसलें पाला की उपस्थिति में, पाला, फ्रॉस्ट कहते हैं पाला को, पाला की उपस्थिति में नष्ट हो जाते हैं। वस्तुतः कपास के लिए (200 से लेकर 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। मतलब कपास की खेती के लिए बड़ी चीज ये है, 200 से लेकर 210 दिन पाला रहित, फ्रॉस्टलेस होना चाहिए। फ्रॉस्ट की बात करें, पाला होना चाहिए। यह कहा जाता है हमेशा सेब का बगीचा उष्णकटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध दशाओं में
समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। आप सोचो, ये तो भौतिक कारक है। सिर्फ बात हम लोग पढ़ेंगे कि मिट्टी किस फसल के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, या आगे हम लोग बात करेंगे। संस्थागत कारण में देखो क्या है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर की बात करें, पहली चीज भू स्वामित्व, दूसरी चीज जोत का आकार, हमेशा ध्यान दो, पूरी बात ध्यान देने वाला। यदि जोत का आकार छोटा है तो आजीविका कृषि, जोत का आकार बड़ा है व्यवसायिक कृषि। ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर है जो निर्धारित करता है। तीसरी चीज हम काश्तकारी की बात करें, टेनेंट्स की बात करें हम लोग, ये फैक्टर है जो संस्थागत हम कारक की बात करें। हमेशा ध्यान दो इस बात को। भूस्वामित्व किसके पास है, जोत का आकार कितना बड़ा हम लोग पढ़ चुके हैं। आकार बड़ा होगा तो कृषि में निवेश ज्यादा होगा, कृषि का यंत्रीकरण होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। जोत का आकार छोटा है तो आजीविका कृषि, जोत का आकार बड़ा है तो व्यवसायिक कृषि। सिंपल चीजें देखो जरा। जोत का आकार बड़ा तो कृषि, जोत का आकार छोटा है तो आजीविका कृषि। जैसे किसी के पास केवल 1 एकड़ जमीन है तो गेहूं चावल की बुआई करेगा जो उसके खाने के काम आए, और किसी के पास 20 एकड़ जमीन है तो गन्ने की बुआई भी करेगा, बड़े पैमाने पर सब्जियां बोएगा ताकि लाभ कमा सके वो हमेशा। तीसरा जो है आधारभूति कारक, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर कौन कौन से हैं। आधारभूति कारक, आधारभूत संरचना, इसे कारक में कौन कौन से हैं। सिंचाई, विद्युत, भंडारण सुविधा, बाजार, बीमा, विद्युत, सिंचाई, बाजार, बीमा। भंडारण सुविधा, स्टोरेज सिस्टम और अनुसंधान की बात करें। यदि सिंचाई की बेहतरीन सुविधा है तो उत्पादन ज्यादा होगा। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। चीज मार्केट तक पहुंच आसान है तो बाजार का लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस से किसान सुनिश्चित होकर खेती करेगा। भंडारण सुविधा का विकास है तो किसानों को अधिकतम लाभ मिलेगा, क्योंकि अनाज खेतों से कहां चला जाएगा, स्टोरेज रूम में। अनुसंधान और विकास हो रहा है तो स्वाभाविक है नई नई प्रजातियों का विकास होगा जो कीट रोधी भी होंगी और रोग रोधी भी होंगी। वो एंटी डिजीज स्पेसीज का विकास हो। तकनीकी कारक में बात करें हम लोग, तकनीकी कारक, देखो आप तकनीकी कारक में अधिक उत्पादन देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक,
अधिक उत्पादन, देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कृषि यंत्रीकरण, ये कुछ तकनीकी कारक है जो कृषि को निर्धारित करता है। एक चीज सोचो, अधिक उत्पादन देने वाले बीज मिल जाए और उत्पादन बढ़ जाए तो किसानों को लाभ ज्यादा मिलेगा। यदि किसानों को लाभ ज्यादा मिला तो स्वाभाविक है किसान कृषि कार्य करेगा। यदि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाए बड़े पैमाने पे तो उत्पादन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तीसरी चीज, कीटनाशक का बड़े पैमाने पर प्रयोग। और चौथी बात, कृषि हम यंत्रीकरण की बात करें। ये कुछ फैक्टर हैं जो कृषि के निर्धारक हैं, ये जो कृषि कार्य को निर्धारित करते हैं। ये कुछ फैक्टर, लेकिन इन सब में एक बड़ा फैक्टर है भौतिक कारक। अब तो प्राकृतिक आपदाएं भी एक कारक की भूमिका निभा रही हैं। आगे बात करेंगे। आपदा अलग होता है, प्राकृतिक आपदा या मानवीय आपदा की बात करें। ध्यान से समझो इस बात को। देखो, आगे हम बात करें कि कृषि उत्पादन को प्रमोट करने के लिए हरित क्रांति की बात की गई थी। अब तक ये फैक्टर है। अब कृषि उत्पादन को प्रमोट करना होगा और कृषि उत्पादन को प्रमोट करने के लिए हरित क्रांति की बात की गई थी। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाना, हमेशा उसे कहते हैं हरित क्रांति। यह शब्द दिया था विलियम गॉड ने। नॉर्मन बोरलॉग को जनक माना जाता है और भारत में स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। हरित, हम क्रांति की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। ग्रीन रिवॉल्यूशन, यद्यपि इसकी विधिवत चर्चा इसकी होती इकोनॉमिक्स में, जहां हम लोगों ने विधिवत चर्चा की है इसकी। अब हम बात करें हरित क्रांति, इसका अर्थ क्या है? सोचो आप, यदि इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है कृषि उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि होना। कृषि उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि होना, इसे कहते हैं हरित क्रांति। नाम दिया था विलियम गॉड ने। विलियम गॉड ने इस शब्द का प्रयोग किया। नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। मतलब हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं, यह कहा जाता है। भारत में इसके जनक हैं स्वामीनाथन है। सबसे ज्यादा जो लाभ मिला लाभ गेहूं, चावल, ज्वार,
बाजरा और मक्का की बात करें, सबसे ज्यादा लाभ इन फसलों को मिला। व्हीट, राइस, ज्वार, मेज। देखो आप, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला। वस्तुतः जब हरित क्रांति की हम बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, पूरी बात ध्यान देना। ये इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ेंगे कि वस्तु इसका प्रभाव क्या पड़ा, हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ा, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ा हरित क्रांति का। ध्यान से सुनिए इस बात को, क्या प्रभाव पड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन का इस पर। क्लियर? एक बात ध्यान देना, नाम दिया था विलियम गॉड ने, लेकिन शब्द का जनक माना जाता है, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ये अमेरिकन नागरिक थे और मैक्सिको में कार्य करते थे। या इनका जो कार्य क्षेत्र था मैक्सिको, नागरिक थे अमेरिका के। भारत में जनक कौन है? स्वामीनाथन। सबसे ज्यादा जो लाभ मिला इन फसलों को, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्के को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिला। बस क्लियर? आप ध्यान से समझो इस बात को। हरित क्रांति की बात करें, लेकिन आपसे यह प्रश्न कभी नहीं पूछेगा वो। कभी कभी इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है कि विशेष एरिया में ही हरित क्रांति क्यों सफल रही, इसका दुष्परिणाम क्या हुआ। हरित क्रांति तथा प्रादेशिक असमानता की हम बात करें और हरित क्रांति का लाभ क्या हुआ, क्या लाभ हुआ और क्या नुकसान हुआ, हमेशा ध्यान देना इस बात को। इसका लाभ यह हुआ कि उत्पादन बढ़ गया। हरित क्रांति के लाभ, पहली चीज, गेहूं, चावल के उत्पादन, उत्पादकता एवं उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हो गई। तीन चीज ध्यान देने इस बात को। हरित क्रांति से क्या हुआ? उत्पादन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? मान लिया जाए आपके पास 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, इसमें 100 केजी पहले उत्पादन करते थे, 1 एकड़ में 100 केजी, तो प्रोडक्टिविटी कहलाएगी 100 केजी। यदि बढ़ करके 150 केजी हो गया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो 1 एकड़ में जहां पहले 100 केजी गेहूं का उत्पादन होता था, अब 150 केजी हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब प्रोडक्शन एरिया इसका बढ़ गया। प्रोडक्शन एरिया का मतलब ये होता है कि जहां पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में गेहूं की खेती होती थी, हरित क्रांति की बाद ये पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में भी इसकी खेती होने लगी न्यूनतम तौर पे। तो 3 फायदा हुआ, उत्पादन, उत्पादकता, उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हो गई, प्रोडक्शन एरिया बढ़ गया। यह बात हमेशा ध्यान देना इस बात को। दूसरा क्या हुआ? भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। मामले में आत्मनिर्भर। परिणामतः क्या हुआ? भूखमरी एवं अकाल की समस्या का समाधान।
क्योंकि भारत फूड प्रोडक्शन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया। ये बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज देखा जाए कि हरित क्रांति के क्षेत्रों में कृषि का नेचर चेंज हो गया। कृषि जीवन निर्वाह से हमेशा बाजार उन्मुख हो गया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर परिणाम तो भूखमरी अकाल की समस्या का समाधान हो गया। हरित क्रांति के क्षेत्र में कृषि जीवन निर्वाह से बाजार उन्मुख हो गया। हरित क्रांति ने यह काम किया। हमेशा ध्यान दो इस बात को कि जहां लोग पहले आजीविका के लिए खेती करते थे, अब बाजार में अनाज को बेचने के लिए खेती करने लगे। यह एक बहुत बड़ा लाभ था हरित क्रांति का। पॉइंट क्लियर? और सबसे बड़ी चीज तो ये एग्रीकल्चर की यदि बात की जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, भारत खाद्यान्न का निर्यातक बन गया। खाद्यान्न का निर्यातक देश बन गया भारत। यह हरित क्रांति का लाभ हुआ। अच्छा, गलती कहां हो सकती है आपसे? उत्पादन तो बढ़ा है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे मैं। देखो आप, ये जो पंजाब है और ये हरियाणा है और थोड़ा सा पश्चिमी यूपी, 1900 हरित क्रांति से पहले इन क्षेत्रों में उत्पादन होता था गेहूं का। अब अचानक इसका एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। पूरा का पूरा एरिया ही इसका बढ़ गया। थोड़ा सा चले जाओ इस बेल्ट में, राजस्थान के बेल्ट में भी, जैसा आपका गंगानगर का जो बेल्ट है, क्योंकि वहां सिंचाई सुविधाओं का क्या हो गया? विस्तार हो गया। जब चावल की बात करेंगे तो चावल का क्षेत्र भी क्या हो गया? बढ़ गया। उत्पादन बढ़ा, उत्पादन क्षेत्र बढ़ा और उत्पादकता में वृद्धि हो गई। अब सोचो, हरित क्रांति के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? नुकसान भी तो होगा इसका। हरित क्रांति के पर्यावरणीय हम प्रभाव की बात करें, इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले बात करें हम लोग, सैलिनिटी बढ़ गई। लवणीकरण। रीजन ये है, हमेशा ध्यान दो कि नहरों से सिंचाई के कारण, हमेशा ध्यान दो, एवं नहरों के रिसाव के कारण मिट्टी की वृद्धि, ये वृद्धि हो गई। एक बड़ा सा रीजन देखो जरा, मतलब एक ही प्रजाति के मैंने का गेहूं चावल की खेती करने के बार बार सिंचाई की जाती थी। हमेशा ध्यान दो, अब बार बार सिंचाई करने से क्या होगा? मिट्टी में क्षारीयता क्या हो गई? बढ़ गई। अब इसका इलाज कैसे होगा? हम सबसे इलाज की बात करें, गोबर तथा जैविक खाद
के प्रयोग द्वारा। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इसका जो इलाज है हमेशा गोबर तथा प्रयोग, दूसरी तरफ फलीदार की बुआई, लेग्यूमिनस जो फसल चक्र को चेंज कर दे। अंत में लिखा जाए लवण संशील पौधे, टमाटर, पालक, चुकंदर इत्यादि की खेती। पौधे पालक, चुकंदर, टमाटर की खेती, पालक, पूरी बात ध्यान दो इस बात को। एक प्रॉब्लम थे सैलिनिटी, अत्यधिक सिंचाई और नहरों के रिसाव के कारण मिट्टी की लवणता में वृद्धि हो गई। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिट्टी की लवणता कैसे बढ़ती है, उसका इलाज क्या है। और इलाज गोबर तथा जैविक खाद का प्रयोग किया जाए, फलीदार फसलों की बुआई और क्रॉप रोटेशन की बात किया जाए। मतलब फसल चक्र फसल चक्र में क्या होता है, दो चीज होती है। एक ऐसे पौधे की बुआई जैसे गेहूं, मटर, मटर के बाद बुआई, बुआई के बाद ये जो मटर है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं इकोनॉमिक्स के। जब देखोगे आप एग्रीकल्चर का पोर्शन जो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ, मेरे यूट्यूब पर पढ़ा हुआ, वहां एक एक चीज में बताया हूं मैं कि क्रॉप रोटेशन में किसके बाद कौन सी फसल बोई जाती है। क्योंकि जागरफी में इसका कोई ज्यादा काम है ही नहीं। गेहूं क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता का ज्यादा उपयोग, सॉइल एक्सहास्टिव, उर्वरता हारी है ये गेहूं। उसके बाद मटर बो दो। लेगुमिनस प्रजाति के पौधे कहा जाता है, ये जो है लेग्यूमिनस प्रजाति के पौधे जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मिट्टी में छोड़ देते हैं, तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। हमेशा ध्यान दो, हम क्रॉप रोटेशन की बात करें, मटर के बाद गेहूं और गेहूं के बाद मटर। ये देखो आप, ये एक सबसे बड़ी चीज तो ये है आपका इलाज। दूसरी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर की बात करें, ये जो वाटर लॉगिंग की समस्या है, जल जमाव की समस्या। दूसरी जो समस्या है वाटर लॉगिंग की समस्या है। हमेशा जल जमाव, वाटर लॉगिंग की समस्या है। इससे क्या होता है, हमेशा वाटर लॉगिंग से क्या समस्या उत्पन्न होती है, रंध्र में वायु की मात्रा कम हो जाती है।
या अभाव हो जाता है। परिणाम तक पौधों की जड़ें सूख जाती। मैं साथ पढ़ा चुका हूं वाटर लॉगिंग की समस्या कि भाई मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, उनको जीने के लिए भी वायु चाहिए। वाटर लॉगिंग से क्या होता है कि वाटर लॉगिंग के ये दुष्परिणाम होता है कि मिट्टी में वायु की मात्रा कम हो जाती है। तो जो बैक्टीरिया जो वायु ऑक्सीजन लेते हैं वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मिट्टी में छोड़ देते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ये स्थिति नहीं हो पाएगी। पौधों की जड़ें सूख जाएंगी, सड़ जाती हैं। हमेशा पौधा अंत तक क्या हो जाता है? एक बड़ा सा, जैसे ये कहा जाए, ये समस्या है कहां? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी तथा इंदिरा गांधी नहर के आसपास का जो बेल्ट है गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर की बात करें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर का क्षेत्र। जैसलमेर में मरुद्यान है जहां ग्रेट इंडियन वर्ड्स पाए जाते हैं, जो कल हम बात कर रहे थे, ग्रेट इंडियन वर्ड्स। हमेशा ध्यान दो इस बात को। ये वाटर लॉगिंग की समस्या एक बड़े। तीसरी चीज, मृदा अपरदन बड़े पैमाने पे। नंबर 3 की बात करें, सॉइल इरोजन बड़े पैमाने पर होता है। चौथी चीज देखा, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वनों का विनाश बड़े पैमाने पर हुआ। डिफॉरेस्टेशन, विनाश बड़े पैमाने पर हुआ। वन उन्मूलन की बात करें, और जब वनों का विनाश होगा, फिर एक समस्या की के कारण लीचिंग की समस्या। और लीचिंग क्या होती है कि पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, इसे कहते हैं लीचिंग की समस्या होती है। छठी चीज बात करें हम लोग, हमेशा रासायनिक उर्वरक, भूमिगत जल नीचे गिरना। 7वीं चीज बात करें, भूमिगत जल के निरंतर दोहन तथा रासायनिक उर्वरक के निरंतर प्रयोग से हमेशा मरुस्थलीकरण का विस्तार, शायद हम लोग ये बातें पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि भूमिगत जल का दोहन कर दिया जाए तो ये जो मिट्टी में जो नमी है समाप्त हो जाती है, और मिट्टी के कणों में जो कसावट होती है वो भी समाप्त हो जाती है, और मिट्टी धीरे धीरे धूल में, रेत में कन्वर्ट हो जाती है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रदूषण की यदि बात करें, प्रदूषण में वृद्धि, मृदा प्रदूषण में वृद्धि,
क्योंकि रासायनिक उर्वरक कीटनाशक के प्रयोग से लाभदायक जीवाणु नष्ट भी हो जाते हैं। जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। सॉइल पोल्यूशन में क्या होता है, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, तो सॉइल पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही, और निरंतर कीटनाशकों का प्रयोग करने से जो लाभदायक बैक्टीरिया कीड़े हैं वो भी मर जाते हैं। जो सुना होगा कि केचुए की मौत हो जाती है, और केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। हमेशा ये जो बैक्टीरिया है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं वो नष्ट हो जाते हैं इन कीटनाशकों का प्रयोग करने से। देखा जाए तो अंत में ये देखा जाए, स्वास्थ्य के लिए हम खतरे की बात करें, स्वास्थ्य के लिए खतरा, क्योंकि कीटनाशक खाद्यान्न में प्रवेश कर जाते हैं। कीटनाशक प्रवेश कर जाते हैं। कीटनाशक एक समस्या है यह, हमेशा ध्यान दो, ये इसका पर्यावरणीय प्रभाव है। जो ये कीटनाशक खाद्यान्न में प्रवेश कर जाता है उसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। ये प्रवेश कर जाते हैं उसे कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन, जैव सांद्रण कहा जाता है उसे। अब सोचो जरा, हरित क्रांति का प्रादेशिक असमानता की बात करें, इंट्रा रीजनल इनइक्वलिटी की बात करें हम लोग, देखो आप पहली चीज बात करें हम लोग, हरित क्रांति तथा असमानता। हमेशा ध्यान दो, हरित क्रांति तथा असमानता, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और समाज में किस तरह असमानता जन्म ले ली। देखो अब ध्यान से, हरित क्रांति तथा असमानता की बात करें, पहली चीज देखा जाए अंत प्रादेशिक असमानता। इंट्रा रीजनल इनइक्वलिटी, अंतर प्रादेशिक असमानता में क्या हुआ, हरित क्रांति के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले किसान में भी असमानता पैदा हो गई। मतलब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी समान उससे लाभ नहीं उठा पाए। मतलब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी तथा कावेरी डेल्टा के किसान
समान रूप से हरित क्रांति का लाभ नहीं उठा पाए। हमेशा ध्यान दो, ये जो पंजाब है, हम हरियाणा की बात करें, हम पश्चिमी यूपी की बात करें, तथा कावेरी डेल्टा की बात करें, किसके किसान ये जो समान रूप से हरित क्रांति का लाभ नहीं उठा पाए, एक बहुत बड़ी समस्या थी इनके सामने। ध्यान देने इस बात को, ये उठा ही नहीं पाए वो समान रूप से इसका लाभ। इंट्रा रीजनल इनइक्विलिटी की बात करें, पहली बात ध्यान देने इस बात को, बड़े किसान थे उनको लाभ मिला, गरीब किसानों को लाभ नहीं मिला। अर्थात संपन्न किसानों ने को लाभ मिला, जो विपन्न या गरीब किसान थे उन्हें लाभ तो मिला ही नहीं। दूसरा, अंतर फसल असमानता, इंटर क्रॉप डिस्पेरिटीज। अमीर जो किसान हो गए वो कृषि में निवेश करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। जो गरीब किसान हो गए उन्हें तो लाभ मिला ही नहीं। दूसरी चीज, अंतर फसल असमानता की बात करें, इंटर क्रॉप डिस्पेरिटीज। इंटर क्रॉप डिस्पेरिटीज की बात करें हम लोग, अंतर फसल असमानता का मतलब क्या होता है? सभी फसलों को नहीं मिला, केवल चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा एवं मक्के की फसलों को लाभ मिला। ध्यान दो, अंतर फसल समानता में क्या होगा? इंटर क्रॉप डिस्पेरिटीज की बात करें, सभी फसलों को हरित क्रांति का लाभ नहीं मिला, केवल चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्के की फसलों को लाभ मिला। अन्य फसलें पूर्णतः उपेक्षित हो गई। आगे हम बात करेंगे कि इसका सोशल इफेक्ट क्या हुआ। ये आपके इंडियन सोसाइटी का टॉपिक है जिसकी बात हम लोग करेंगे। अब देखो, किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखो आप, किसानों पर यदि लाभ की बात करें हम लोग, नंबर 3, इन दो चीज हो गई, बड़े किसान और फिर हम छोटे किसान की बात करें, दोनों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। हम बड़े किसानों की बात करें, हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा किसानों पर? प्रभाव पूरी बात ध्यान देना, बड़े किसानों पर क्या लाभ मिला? बड़े किसानों ने क्या किया? कृषि में निवेश किया,
निवेश करने से क्या होगा? में वृद्धि आई। उत्पादन में वृद्धि से क्या हुआ? हमेशा ध्यान दो, किसानों की आय में वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ? किसानों की आय में वृद्धि का परिणाम क्या हुआ? बड़े किसानों की बात चलिए, किसानों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। इसका परिणाम क्या हुआ कि किसानों की शैक्षिक स्थिति मजबूत हुई। किसानों की शैक्षिक स्थिति मजबूत। इसका परिणाम क्या हुआ कि हमेशा ध्यान दो, परिवार नियोजन को अपनाया गया। हमेशा ध्यान दो, परिवार जब नियोजन को अपनाया गया तो कृषि भूमि पर निर्भरता में गिरावट। अब देखो, आप किसानों की आय में वृद्धि हुई, किसानों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, किसानों की शैक्षिक स्थिति मजबूत हुई, परिवार नियोजन को अपनाया गया, किसानों ने अपनाया। परिणाम क्या हुआ? हमेशा कृषि पर निर्भर जनसंख्या में गिरावट। निर्भर है, क्योंकि वो सारे के सारे बच्चे फैक्ट्रियों में काम करने लगे। ध्यान से, ये जो बड़े किसान की बात करें, कृषि में निवेश किया, कृषि में उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की आय बढ़ी, किसानों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, किसानों के शैक्षिक स्थिति मजबूती, परिवार नियोजन को अपनाया गया। अब देखो, जब किसानों की आय बढ़ी तो हुआ क्या? घर पक्के हो गए। तथा ग्रामीण उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन मिला। घर तो पक्के हो गए, अब घरों में फ्रिज आ गई, कलर टीवी आ गई। दूसरी चीज, किसानों की आय में जब वृद्धि हुई तो इन्होंने क्या किया? हमेशा ध्यान दो, इन्होंने किया क्या कि छोटे किसानों की जमीन खरीदने लगे। परिणामता ग्रामीण भाईचारा को क्षति पहुंची। पूरी बात ध्यान से सुनिए इस बात को कि हरित क्रांति का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। मैंने क्या कहा? कृषि में निवेश किया, कृषि में उत्पादन वृद्धि, किसानों की आय बढ़ गई तो घर पक्के हो गए, और ग्रामीण उपभोक्तावाद मतलब किसानों के घरों में फ्रिज आ गया। अब तो पंजाब में, हरियाणा के जो संपन्न किसान हैं, गांव में भी उनके घरों में एसी लगने शुरू हो गए। दूसरी तरफ किसानों की आय में जब वृद्धि हुई तो देखो, छोटे किसानों की जमीन खरीदने पर बल, ये बड़े किसान छोटे किसानों की जमीन खरीदने लगे। परिणाम तक ग्रामीण भाईचारा को क्षति पहुंची, क्योंकि जब जमीन खरीद लिए तो गांव के कुछ किसान भूमिहीन हो गए। तो एक तो जमींदार और दूसरा भूमिहीन। और बड़े किसानों ने परिवार नियोजन को अपनाया। हमेशा ध्यान दीजिए इस बात को,
जहां पहले 10, इससे क्या हुआ, कृषि पर निर्भर जनसंख्या में गिरावट आ गई। क्लियर? लेकिन जो छोटे किसान हैं, ध्यान से सुनो इस बात को, जो छोटे किसान हैं वहां प्रॉब्लम अलग उत्पन्न हुई। छोटे किसानों ने क्या किया, कृषि में निवेश नहीं किया। परिणामतः छोटे किसानों की गरीबी बनी रही। जब गरीबी बनी रही तो इन्होंने किया क्या, हमेशा ध्यान दो, दो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एक तो घर में सुविधाओं का अभाव, क्योंकि पैसे नहीं थे। दूसरा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। और अंततः कृषि पर निर्भर। अब देखो, परिणामतः कृषि पर जनसंख्या का बोझ, और जब गरीबी बनी रही तो किसानों ने क्या किया, गरीबी से बचने के लिए अधिक बच्चे पैदा करने पर बल। आप ध्यान सुनिए इस बात को, छोटे किसानों के पास पैसा था ही नहीं, इन्होंने कृषि में निवेश तो किया ही नहीं किया। परिणाम तो छोटे किसानों की गरीबी बनी रही। अब घर में सुविधा का अभाव था। ध्यान दो, बड़े किसानों के घर में सुविधाओं का विस्तार हुआ और छोटे किसानों के पास न तो अच्छे मकान थे, न तो गाड़ियां थी, न तो सुविधाएं थी। इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, अंततः कृषि पर निर्भर हो गए। और जब कृषि पर निर्भर हो जाएंगे तो कृषि पर जनसंख्या का बोझ क्या हो जाएगा, बढ़ गया। अब सोचो, इन गरीब किसानों ने क्या किया, गरीबी से बचने के लिए अधिक बच्चे पैदा करने पर बल देने लगे। ये इसका प्रभाव हुआ। समझ वाली बात है? ध्यान सुनो इस बात, ये स्थिति रही, ये इसका इफेक्ट हुआ। किसानों की बात करें हम लोग, ठीक है। हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, पर्यावरणीय प्रभाव क्या हुआ। अब हम बात करेंगे क्रॉप पैटर्न और सस्य गहनता, जिसकी बात हम लोग करेंगे। फिर हमारा इरिगेशन मेथड क्या है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंचाई, खेतों की जुताई, जिसकी बात हम लोग करेंगे। थैंक यू। ओके।